दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी के अगले पार्ट पे चलते हैं और ये सेशन आपका लास्ट पार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी पार्ट 4। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो जनरली कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से आपका गलत हो सकता है। जैसे अगर ये कहा जाए आपसे, ये आपसे पूछा जाए किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता PE इज इक्वल टू 0.05 हो तो PE नॉट या पूरक घटना की प्रायिकता बताएं। तो यदि आपसे ये पूछ रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता PE इज इक्वल टू, यानी घटना घटने की प्रायिकता 0.05 हो तो PE नॉट यानी घटना ना घटने की प्रायिकता, या पूरक का मतलब इसका अपोजिट या फिर इसका PE नॉट क्या होगा। तो आपको हमने बताया है कि PE प्लस PE नॉट जो होता है वो किसके बराबर 1, यानी कि टोटल वैल्यू घटना घटने और ना घटने की जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा हमेशा। तो इस तरह से ये वैल्यू देख लें 0.05 है, तो इसकी वैल्यू PE की वैल्यू दिया हुआ है, तो PE की वैल्यू दिया है, हमें फाइंड करना है PE नॉट की वैल्यू। तो PE नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95। ये आपका आंसर हो जाएगा कि पूरा घटना आपसे पूछ ले तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका घटना न घटने की प्रायिकता या फिर अपोजिट वाला पूछ रहा है। क्लियर। और क्वेश्चन देखें, जैसे ऐसा कह सकता है आपसे, ऐसा कहा जा सकता है निम्न में कौन सी किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन आपके पास है 2/3, 0.7, -1.7 और फोर्थ 17%। तो ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 4 ऑप्शन। कह रहा है कि निम्न में कौन सी किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको हमने बताया क्या है कि प्रायिकता जो है वो टोटल मान हर में से अंश को कुछ बताता है, इसका मतलब ये भिन्न का रूप बनेगा। और अगर वो भिन्न बन रही है, सपोज करिए 1/5 कोई भिन्न है, यानी ये 5 में से 1 की प्रायिकता दिखा रहा है, तो इसको अगर आप दशमलव में कन्वर्ट कर रहे होंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो ये आपको मिल रहा होगा 0.2। ये आपको क्या मिलेगा, 0.2। तो ऐसा भी आंसर हो सकता है आपका, ऐसा भी, यानी भिन्न को आप बदल रहे होंगे दशमलव में तो ऐसा आ रहा होगा। और यदि 1/5 को आप प्रतिशत में बदल रहे होंगे तो ये मिल रहा होगा आपको 20%। ये मिल रहा होगा 20%, यानी 1/5 ये इस तरह से दिख सकता है, या इस तरह से, या इस तरह से। तो आपके प्रोबेबिलिटी के आंसर इन रूपों में हो सकते हैं, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपका 2/3 हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 0.7 हो सकता है, 17% हो सकता है, लेकिन -1.7 नहीं हो सकता। तो यही पूछा गया, घटना घटने की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी। देखिए अगला सवाल देखिए, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता
ना तो निश्चित है और ना ही असंभव है। तो निम्न में कौन सा सही होगा? देखिए, कह रहा है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता ना तो निश्चित है और ना ही असंभव है। ना तो निश्चित है और ना ही असंभव है। निश्चित नहीं है, असंभव नहीं है। हमने आपको बताया हुआ है क्या कि कोई घटना घटने की अगर असंभवता होगी, यानी कि वो घटना घट ही नहीं सकती, असंभव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और अगर घटना निश्चित है, श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये कह रहा है कि ना तो निश्चित है और ना ही असंभव, यानी निश्चित भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, इसका मतलब 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो इसका मतलब ये, अब आप समझे, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है -1 to 0, किसके बीच में लाई करेगा? आपसे पूछ रहा है 0 to -1, 0 to -2, तीसरा 1 से 2 और चौथा 0 to 1। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो घटना घटने की प्रायिकता निश्चित भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। तो असंभव भी नहीं है यानी घटेगा तो कुछ मान आएगा उसका। घटना घटेगी, असंभव नहीं है इसका मतलब घटना घटेगी, निश्चित नहीं है इसका मतलब 1 भी नहीं आएगा, निश्चित नहीं है इसका मतलब 1 नहीं आएगा, तो उसका मान 0 से 1 के बीच में। असंभव होता तो 0 आता, असंभव है नहीं इसका मतलब घटना घटेगी, तो घटेगी तो इसका मान बढ़ेगा। और 1 से, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी तो उसका जो मान होगा वो 0 और 1 तक में लाई करेगा, 0 और 1 तक में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? 0 और 1। माइनस तो हो ही नहीं सकता, और 1 से 2 तो 2 तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 0 हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है, या फिर इनके बीच की कोई वैल्यू 1/2, 1/3, 2/5, 2/7 इत्यादि। ये सारी जो भी भिन्नें आएंगी, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो इनके बीच में लाई करेगी। अगर वो घटना 0 यानी असंभव नहीं है और निश्चित नहीं है, अगर वो घटना असंभव नहीं है और निश्चित नहीं है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी घटना घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी Pe है, तो निम्न में कौन सही होगा? निम्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो घटना घटने की प्रायिकता पूछ रहा है, कह रहा है कि Pe है, तो निम्न में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहां लिखा है 0 लेस देन Pe लेस देन 1, दूसरा 0 लेस देन आर इक्वल टू Pe लेस देन आर इक्वल टू 1, 3 0 लेस देन Pe लेस देन -1, चौथा 0 लेस देन Pe लेस देन -2। तो आपसे ये पूछ रहा है कि किसी घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P है, तो निम्न में कौन सा सही होगा? तो अभी हमने आपको बताया घटना घटने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 तक में लाई करती है। अगर वो घटना असंभव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, और श्योर है तो 1 होगी, और भी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1/2, 1/3, 2/5, 4/5, कुछ भी 1 तक हो सकती है। तो ये बता रहा है 0 से 1, यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 से बड़ी हो, 1 से छोटी हो, 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0 भी हो सकती है। कह रहा है कि घटना घटने की प्रोबेबिलिटी P है, तो घटना घटने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी, तो वो 0 भी हो सकती है। यानी कोई चीज असंभव है तो उसकी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। निश्चित है क्या हो जाएगी? 1। तो यहां पर ये कह रहा 1 से ये छोटा है, तो 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहां लिखा हुआ है 0, ये प्रोबेबिलिटी इसकी जो होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर। ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी इसकी 0 या 0 से बराबर। या फिर कह रहा है यहां पर
प्रोबेबिलिटी इसकी 1 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर। इसका मतलब 1 भी हो सकता है या 1 से छोटी हो सकती है। तो हमने यहाँ बताया 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी या उसके बीच में कोई दशमलव संख्या होगी जो 1 से छोटा मान होगा या भिन्न में होगी या अधिकतम 1 तक होगी। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसके बीच का 0 और 1 के बीच के सारे मान में से कोई भी हो सकता है। ये निगेटिव है, हो नहीं सकता, ये निगेटिव है, ये हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखें। किसी परीक्षा में पास होने की प्रायिकता x/12 है। क्या है? x/12 है तथा फेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो x का मान बताएं। देखिए सवाल कितना सिंपल है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने की संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी x/12 है, x/12 तथा फेल होने की 3/4 है। आप चाहे जैसे लगा ले। आपको पता है कि आप ऐसे देखिए सॉल्यूशन, आपको पता है कि PE जो होता है और PE0 जो होता है वो इक्वल किसके होता है? 1 के। अगर हम देखें तो ये P घटना घटने की प्रायिकता है और ये घटना ना घटने की प्रायिकता है P0 की है, यानी कि पास होने और फेल होने की। तो ये ना घटने की या फेल होने की है। तो यहाँ पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिया है? x/12। फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिया? 3/4। और दोनों का सम आपको पता कितना होना चाहिए? 1। यदि आप एलसीएम ले रहे होंगे तो 12 मिल रहा होगा और यहां से x 4 × 12 3 × 9। इसको सॉल्व करेंगे x + 9 ये 12 हो जाएगा और x = कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा? x = 3। या आप देखिए इसको मोजवानी कैसे सॉल्व कर लेंगे भाई। आप ये बता रहे हैं कि x/12 जो है पास होने की प्रोबेबिलिटी है और 3/4 जो है वो 3/4 किसकी है? फेल होने की। यदि आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मिल जाएगा 9/12। तो 12 में से x और 12 में से 9 ये आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा था और ये फेल होने की। तो 12 में से 9 जो है हिस्सा वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 12 में से बचा कितना? 3 हिस्सा। 12 में से 3 हिस्सा किसका दिखाएगा? पास होने का। तो यहां से दिख रहा है तो x की वैल्यू कितनी यहां से दिख रही है? 3। आप ऐसे लगा सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते थे, यहां पर 3/4 दिया तो 4 में से 3 प्रोबेबिलिटी किसकी है? फेल होने की। इसका मतलब 1/4, 4 में से 1 जो है वो पास होने की है। और 4 यहाँ पे हर है, यहाँ पे हर कितना है? 12। तो 4 की वैल्यू 3 दिखा रहा है, 4 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और 1 भाग यहाँ पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 ही भाग का आंसर कितना आ जाएगा? 3। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है 5 घोड़ों की रेस में ए यादृच्छिक रूप से 2 घोड़ों पर दौड़ लगाता है। इस स्थिति में उसके जीतने की प्रायिकता क्या होगी? सवाल कह रहा है 5 घोड़े, यानी आपके पास टोटल 5 घोड़े हैं। आपके पास टोटल 5 घोड़े हैं। कह रहा है 5 घोड़े हैं, उनमें से 2 पर वो दांव लगाता है। 2 पर दांव लगाता है, यानी जीतने के लिए वो 2 पर अपनी बाजी लगाता है। तो पूछ रहा है कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको हमने पहले भी बताया कि टोटल जो वैल्यू है वो हर होगी। टोटल कितने हैं? 5 हैं। और जीतने के लिए 2 घोड़े, 5 में से कितने? 2। उन दोनों में से कोई आ जाए, उन दोनों में से कोई जीत जाएगा तो वो बंदा जीता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। किस बात की प्रोबेबिलिटी होगी? 2/5। यदि आप इसको फार्मूले से करना चाह रहे हो तो आपको 5 में से 2 घोड़े मिल रहे हैं, 5 में से 2 घोड़े मिल रहे हैं। और यहां पर अब इन 2 घोड़ों में से 2 में से कोई एक जीत जाए तो 2C1, 2 में से कोई एक जीत जाए या फिर उस 2 में से जो बचा दूसरा है वो 2 में से कोई जीत जाए। उन दोनों में से चाहे ये जीत जाए चाहे ये जीत जाए।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, और यहाँ भी वही आ जाएगा 2 1 इंटू 1 और डिवाइड में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो रहा होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2/5। तो इस तरह से आप चाहे फार्मूले से कर लें या ऐसे मुजवानी देख लें कि 5 टोटल घोड़े हैं, उसमें से 2 में से कोई जीत जाए। 2 घोड़े जो आपने लगाए हैं उनमें से कोई जीतेगा तो 2 संभावनाएं हो गई, 5 में से 2/5, तो आपका आंसर हो गया 2/5। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 7 अंक वाले टेलीफोन नंबर का अंतिम अंक भूल गया हूं। मैं 7 अंक वाले टेलीफोन नंबर का अंतिम अंक भूल गया हूं। यदि मैं प्रथम 4 सही अंक डायल करने के पश्चात, शुरू के 4 सही अंक डायल करने के पश्चात अंतिम 3 अंक यादृच्छिक रूप से डायल करता हूं तो रैंडमली डायल करता हूं तो सही नंबर के डायल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस सवाल को देखना है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि भाई आपने 7 नंबर डायल करने हैं। हमारे पास जो टेलीफोन नंबर है वो 7 अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 2 3 4 5 6 7 अंकों का है। तो ये जो 7 अंक हैं इसमें उसने 4 अंक तो सही डायल किया, A B C D, ये 4 अंक तो सही डायल किया, लेकिन यहाँ पर X Y Z, अब जो 3 ये बॉक्स बचे हैं आपके, ये जो 3 बॉक्स बचे हैं इन तीनों में वो रैंडमली कोई अंक डाल रहा है। तो पूछ रहा है कि सही अंक डायल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप बताओ इन तीनों में तो नंबर तो कोई भी हो सकता है, कहां से कहां तक, 0 1 2 3 अप टू कहां तक 9 तक। ऐसे ही 0 1 इसमें भी कोई भी अंक हो सकता है, यहां भी कोई भी अंक हो सकता है। इसका मतलब इस बॉक्स में अगर हम भरना चाहें तो इनमें से कोई भी अंक लिया जा सकता है, इनमें से कोई भी अंक लिया जा सकता है। और 0 से 9 तक टोटल कितने हो गए, 0 से 9 तक कितने हो गए, 10 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 10 अंक। यानी ये कहने का मतलब यहां पर 10 में से कोई एक अंक भरा जा सकता है, 10 में से कोई एक अंक भरा जा सकता है। तो यहां इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि इसमें कौन सा अंक भरा जाएगा, कोई एक अंक भरा जाएगा। तो हमारे पास 10 लोग हैं, किसी एक के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/10। 10 लोगों में से किसी एक अंक के भरे जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/10। सेम वही कंडीशन यहां भी होगी कि इसमें कोई भी अंक भरा जा सकता है और 10 हैं तो यहां पर भी प्रायिकता कितनी होगी, 10, और यहां पर भी 1/10। इस तरह से ये तीनों आपस में इस तरह से ये तीनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। डिपेंडेंट होने का मतलब आपस में गुणा होगा। अगर यहाँ 0 हो जाए तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, या फिर 0 1 2 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन जो बनेंगे बहुत ज्यादा बनेंगे, इसलिए आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 1/10 की पावर 3 कह लीजिए, या फिर 10 गुणा 10 गुणा 10 1/1000। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 1/1000। इस बात की प्रायिकता ये हो, इस बात की प्रायिकता होगी कि यह 1/1000 जो दिखाएगा वो इस बात की प्रायिकता होगी कि ये नंबर अब सही डायल होगा। 1/1000 इस बात की प्रायिकता होगी कि वो नंबर सही डायल हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पॉजिटिव और यानी 6 धनात्मक और 8 ऋणात्मक संख्याएं हैं। यादृच्छिक रूप से 4 संख्याओं को चुनकर आपस में गुणा किया जाता है। गुणनफल धनात्मक होने की प्रायिकता बताएं। गुणनफल धनात्मक होने की प्रायिकता बताएं। आपके पास 6 पॉजिटिव, आपके पास 6 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव संख्याएं हैं। आपके पास 6 पॉजिटिव और 8 है। तो आपके पास अगर हम संख्या देखें तो टोटल कितनी है, 6 + 8 यानी 14 संख्याएं। जो कुल संख्याएं हैं वो कितनी है, 14। तो आपको इनमें से चुनना कितना है, 4 संख्याएं। कह रहा है कि 4 संख्याएं चुननी है
और चार संख्याएं चुनी जाएं तो जो उनका गुणनफल आए वो क्या आए, चार संख्याओं का गुणनफल कैसा हो, धनात्मक हो। तो धनात्मक होने के लिए भाई आप बताओ कि ये चार, अगर हम चार इसमें से ले लें, पहली कंडीशन हम क्या कर लें कि चारों संख्याएं क्या कर लें, चारों संख्याएं धनात्मक ले लें, चारों संख्याएं कैसी ले लें, धनात्मक ले लें। तो इस चारों को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास जो तरीके होंगे वो क्या होंगे, 6 में से 4 सिलेक्ट करना है। 6 में से 4 हमने ले लिए, चारों धनात्मक, तो धनात्मक का गुणा आपस में होगा तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो यहां से आंसर क्या निकलेगा, 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। इसको आप ओपन कर रहे होंगे, ये इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। तो 4 से ये कैंसिल होगा और 2 3 6 3 6 15, यहां से 15 मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि चारों निगेटिव ले लिया जाए, चारों संख्याएं क्या ले ली जाए, निगेटिव। भैया निगेटिव निगेटिव गुणा निगेटिव गुणा निगेटिव, अगर 4 बार गुणा होगा तो इनका धनात्मक आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, धनात्मक। तो हो सकता है कि हम ऐसा ले लें, चारों ऋणात्मक संख्या ले लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 में से, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है 8, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे 8 में से 4। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, 8 माइनस 4 यहाँ पे 4, सॉल्व करें इसको 7 6 5 गुणे 4 फैक्टोरियल से 4, एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक जो बच जाएगा उसको ओपन कर दे रहे हैं, 4 3 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 दूना 6, तो यहाँ से मिल जाएगा 7 दूना 14 पंजे 70, यहाँ से क्या मिल जाएगा 70। ये टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई 70। यानी निगेटिव संख्याओं को 8 में से 4 कितने तरीके से लिए जा सकते हैं, 70 तरीके से। जो हमारे पास संख्याएं पॉजिटिव थी, 6 में से 4 के कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, 4 4 के 15, और 8 में से 4 4 के निगेटिव के कितने बनेंगे 70। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम तीसरी कंडीशन में क्या ले लें, 2 पॉजिटिव ले लें और 2 निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा भी तो पॉजिटिव होगा और 2 निगेटिव का गुणा भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से 2 पॉजिटिव ले लें, हम क्या ले लें 2 पॉजिटिव संख्याएं और क्या ले लें 2 निगेटिव संख्याएं। तो 6 में से 2 आप यहां से क्या लेंगे, 6 में से 2 संख्याएं, अब वो 2 कोई भी हो सकती है, अदला बदली हो सकती है, तो ये डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे। तो यहां से क्या मिलेगा 8C2, 6 में से 2 और 8 में से 2 निकालने हैं, तो 6 में से 2 अगर आप निकाल रहे हो, यहां लिख रहे हैं ऊपर हम, अगर आप 6 में से 2 निकाल रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल और r आपका हो गया 2 और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से 8 फैक्टोरियल इस वाले में से और 2 निकाल रहे हैं तो 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। आप देखें ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इसको ओपन कर रहे होंगे 8 7 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल और नीचे ये 4 फैक्टोरियल आपका यहाँ पर और 2 फैक्टोरियल 2, तो 2 2 का गुणा, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा होगा और 2 दूना 4 4 दूना 8, आपको मिल रहा होगा कितना 2 पंजे 10 और 7 42, यहां से आपको मिल जाएगा 6 7 42 और 2 पंजे 10 420। तो ये जो आ गया 420, वो इस बात के लिए क्या दिखा रहा है कि हम उनमें से 2 पॉजिटिव ले लें और 2 निगेटिव ले लें, तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव को जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे 420 पेयर बनेंगे। अब हमारे पास 3 तरीके हो गए कि या तो चारों पॉजिटिव या तो चारों निगेटिव या फिर 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। तो इस तरह से कुल जो लिए जा सकते हैं वो 420, तो ये हो गए 70, ये 15 ये, तो यहाँ पे 420 में 70 और 15 आप ऐड कर रहे होंगे तो क्या मिल जाएगा 505, क्या मिल जाएगा 505। और अभी यदि हम ये देखें कि ये तो तरीके हो गए हमारे सेलेक्ट करने के, और टोटल तरीके हमारे पास कितने होंगे, तो टोटल आपके पास जो संख्याएं हैं वो 6 + 8 कितनी थी 14, 14 में से आपको कितनी संख्या लेनी है 4 संख्या, 14 में से टोटल में से तो 4 संख्या लेनी है। अब वो चारों संख्याएं चाहे इसमें से ले चाहे इसमें से चाहे दोनों में से, तो टोटल जो तरीके होंगे यानी कुल इवेंट कुल घटनाएं घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको निकालेंगे। तो 14 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 14 माइनस 4 10 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे 14 13 12 11 गुणे 10 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल से 10 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 को हम ओपन करेंगे 4 3 2 में, 4 3 12 से ये कैंसिल होगा और 2 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 11 और इसकी वैल्यू आ रही होगी 13 7 91 गुणे 1001। तो
ये टोटल इवेंट हो गए। तो आपको पता है कि टोटल इवेंट पी जो टोटल होंगे, टोटल पीएस लिख लो आप, चाहे पीई लिख लो, और घटना घटने की कितनी आ गई 505। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटने की ये आ गई 505 और टोटल इवेंट आपके कितने आ गए 1001। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये हो गई 505 बटे 1000 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो उनके गुणनफल के किसी दो के नहीं किसी 4 को सिलेक्ट करने पर उनके जो गुणनफल आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो अब ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।